डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 की पुस्तिका का विमोचन और यूपी स्टार्टअप मिशन पोर्टल का किया शुभारंभ। कानपुर में गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हादसे में पायलट और प्रशिक्षु पायलट की मौत। करीब 100 फीट ऊंचाई पर संतुलन बिगड़ने के बाद विमान पेड़ों से टकराता हुआ तेज धमाके के साथ नीचे गिरा। शामली में हरियाणवी कलाकार अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या। जिम से वर्कआउट कर घर लौटते वक्त घात लगाकर गोली मारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई गति देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 की पुस्तिका का विमोचन और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन पोर्टल का शुभारंभ किया। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को 3 करोड़ 42 लाख और 9 इंक्यूबेटर्स को 1 करोड़ 79 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। साथ ही नए इंक्यूबेटर्स को मान्यता प्रमाण पत्र, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम प्रदेश के युवाओं को 3 चीजें एक साथ उपलब्ध करा रहे हैं: प्रोत्साहन फंड, इंक्यूबेटर्स के लिए फंड और स्टार्टअप के लिए माहौल बनाना और प्रोत्साहित करना। साल 2017 के पहले यूपी में 120 स्टार्टअप थे और आज 24,000 से ज्यादा है। इसके लिए प्रदेश सरकार प्रोत्साहन और माहौल दे रही है। साथ ही साल 2017 के पहले गड्ढे वाली सड़कें और अंधेरा यूपी की पहचान था। पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगा रहता था। 5 साल में 700 दंगे हुए थे। ऐसे माहौल में पढ़ाई, शिक्षा, रोजगार, स्टार्टअप और विकास के बारे में बात करना सपना होता था। तब ना पॉलिसी थी और ना ही सरकार की इच्छा शक्ति थी। अजीब से वातावरण में लोग जीने को मजबूर थे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि विदेशी प्रतिनिधि मंडल आते हैं और कहते हैं कि प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी एक चुनौती होगी। हम कहते हैं कि दुनिया के सबसे यंग फोर्स यूपी में है। 24,000 स्टार्टअप में से आधे का संचालन महिलाएं कर रही हैं। आज यूपी बॉटम से टॉप 3 में आ चुका है। प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी 3 गुना, बड़े उद्योग 3 गुना हो गए हैं। ये नया यूपी है। जब हम भारत के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं, 2017 के पहले की क्या स्थिति थी और आज पूरे देश के अंदर जब हम नजर डालते हैं तो आज आपको भारत के अंदर एक व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। मुझे याद है 2014 के पहले देश में मात्र 500 स्टार्टअप थे और आज पूरे देश के अंदर अब देखेंगे इनकी संख्या बढ़कर के 2.5 लाख से ऊपर है। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के अंदर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भारत के युवाओं की उन सपनों की उड़ान को एक स्पीड देता हुआ दिखाई देता है। योगी सरकार के अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी की घोषणा पर मायावती ने पोस्ट कर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि घोषणा विलंब से उठाया गया एक चुनावी कदम लगता है। यदि इन नियुक्तियों को पेपर लीक और भ्रष्टाचार से मुक्त रखकर समय पर पूरा किया जाए तो ये सही होगा। इसके साथ ही SC, ST और OBC वर्ग के बैकलॉग पदों की भर्तियों की घोषणा का भी इंतजार है। मायावती ने यह भी कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों के मुद्दे को लेकर
6,800 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार कर वास्तविक राहत प्रदान करनी चाहिए। साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि जेन जी और जेन अल्फा के दबाव में स्कूली शिक्षा को लेकर सरकारी स्तर पर जो मामूली हलचल दिख रही है वो सुधार की सही नियत से होनी चाहिए। साथ ही बंद किए गए लगभग 30,000 सरकारी स्कूलों को तुरंत दोबारा सक्रिय किया जाना चाहिए, जनहित में होगा। वहीं बुजुर्ग महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा जैसी तमाम व्यवस्थाओं पर भी कहा कि अधिक जरूरी ये है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में शोषण, अत्याचार और उत्पीड़न से बचाया जाए। सरकारों को उनकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए सही नीति और नियत से काम करने की आवश्यकता है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बुधवार को मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए निःशुल्क रोडवेज यात्रा की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने सरकार की बाकी योजनाओं की भी जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि रक्षाबंधन पर निःशुल्क यात्रा के अतिरिक्त 29 अगस्त से 60 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को जीवन भर निःशुल्क रोडवेज बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने इसे महिलाओं के लिए सरकार का एक जरूरी तोहफा बताया। मंत्री जयवीर सिंह ने बुजुर्ग माता पिता की सेवा से जुड़े सरकार के एक अन्य फैसले का भी उल्लेख किया। दरअसल उन्होंने कहा कि जो बच्चे अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता उन्हें अपनी संपत्ति से वंचित करने का फैसला ले सकेंगे। सरकार का लक्ष्य बुजुर्गों का सम्मान सुनिश्चित करना और परिवार में उनकी देखभाल की परंपरा को बनाए रखना है। साथ ही यूजीसी से जुड़े विरोध प्रदर्शनों पर जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार आरक्षण, पारदर्शी परीक्षाओं और युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर गंभीर है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को सशक्त करने और व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार लिए जा रहे फैसलों का जिक्र किया। दरअसल उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को बहकाकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार आंदोलन में शामिल युवाओं को जायज मांगे सुनने को तैयार है, लेकिन अराजक तत्वों और राजनीतिक हित साधने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिजाब को लेकर अदालत के फैसले पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कॉलेज का ड्रेस कोड प्रबंधन द्वारा तय किया जाता है और उसी का पालन होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि धर्म या संप्रदाय के आधार पर ड्रेस कोड में कोई अलग व्यवस्था नहीं की जा सकती है और उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत किया। कानपुर के सीएसए सभागार में रक्षाबंधन से पहले मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दरअसल कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मुख्य अतिथि रहे हैं। रक्षाबंधन पर 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त मध्य रात्रि तक माताओं, बहनों और बेटियों को सहयात्री सहित सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। वहीं 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं के लिए लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत की गई है। करीब 1100 महिलाओं को साड़ी और मिठाई भेंट कर सम्मानित किया गया है। महिलाओं ने निःशुल्क यात्रा की सौगात के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। योगी और मोदी जी के धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम लोग को, बहनों को इस लायक समझा, जो हम लोगों को साड़ी दी, इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ। किरण देवी, अंबेडकर नगर, जरौली से बोल रही हूँ और मैं 60 साल की महिलाओं के लिए जो आपने किया इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रेखा गुप्ता है और मैं डीटीसी गुजैनी और जेपी नगर से हूँ। तो किराया फ्री किया आपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए, योगी जी का बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मिताली यादव है, मैं कानपुर की निवासी हूँ, मैं नेवी में हूँ और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने सबको साड़ी दी और मिठाइयाँ बांटी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो फ्री बस सेवा सब औरतों के लिए निकाली है, इससे काफी मदद मिलेगी सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। रामपुर के कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी की, जिन्होंने प्राइमरी स्कूल पहुंचकर छात्राओं से अपनी
कलाई पर राखी बंधवाई है। वहीं उन्होंने इस मौके पर अपने संस्कारों को प्रदर्शित करते हुए राखी बांधने वाली छात्राओं और अध्यापिकाओं के पैर भी छुए। दरअसल रामपुर के कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी शहर से कुछ ही दूरी पर मौजूद शादी की मंडिया गांव के प्राइमरी स्कूल में एक विजिट में पहुंचे, जहां उन्होंने कई छात्राओं से बारी बारी से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई और फिर अपने संस्कारों की मिसाल पेश करते हुए उनके पैर भी छुए गए। यही नहीं, इसी क्रम में स्कूल में तैनात कुछ अध्यापिकाओं ने भी उनको राखी बांधी। कलेक्टर ने उनको भी अपने संस्कार जाहिर करते हुए उनके पैर छुए। अंत में कलेक्टर ने सभी का आभार व्यक्त किया और उनके बीच बैठकर खीर भी खाई। मीडिया से रूबरू होकर कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी ने जहां रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को लेकर अपनी खुशी का इजहार किया, वहीं पैर छुए को अपने संस्कार बताए। उनके अल्फाजों में अपने परिवार की बहनों से रक्षाबंधन के मौके पर दूर रहने की कसक भी साफ दिखाई थी। फिलहाल कलेक्टर अजय कुमार द्विवेदी के इस तरह के व्यवहार की जमकर सराहना हो रही है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन के आपसी प्रेम का प्रतीक है। इसकी जो एक तरीके से परिभाषा है, उसमें भाई बहन को सुरक्षा प्रदान करता है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है और उनके प्रयास हैं कि सरकार द्वारा महिलाओं को, बच्चियों को सुरक्षा दी जाए, उसी का एक प्रतीकात्मक रूप में मैं आज यहाँ स्कूल परिसर में आया था और स्कूल की जो छोटी बच्चियाँ हैं उन्होंने मुझे राखी बांधी और कहीं ना कहीं बड़ा सुखद अनुभव ये रहा छोटे बच्चों के बीच में आके राखी बंधवाना। और क्योंकि मैं अपने घर से दूर हूँ, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो अपनी जो सगी बहन है उनसे तो मैं राखी नहीं बंधवा पाऊँगा, लेकिन इसके नाते स्कूल की बच्चियों ने आज मुझे राखी बांधी, तो मेरा त्यौहार एक तरीके से पूरा हुआ। अयोध्या में मछली भात के मुद्दे पर सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास द्वारा निषाद समुदाय पद की अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल महंत के इस बयान से अयोध्या के निषाद समाज में भारी आक्रोश यानी कि गुस्सा देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर निषाद समाज के जिलाध्यक्ष श्यामलाल निषाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने महंत राजू दास को खुली चेतावनी देते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि वे तुरंत पूरे निषाद समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। साथ ही श्यामलाल निषाद ने कहा, राजू दास को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे निषाद वंश को गाली दी है। अगर किसी एक व्यक्ति ने गलती की थी तो उसी को गाली देते, पूरे समाज को गाली क्यों दी? या तो वे निषाद बिरादरी से माफी मांगे, नहीं तो हम पूरी बिरादरी मिलकर उन्हें अयोध्या से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे, ये हमारा वादा है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि हनुमानगढ़ी के महंत हो या कोई और, जो भी उनकी बिरादरी को गाली देगा उसे निषाद समाज कभी माफ नहीं करेगा। श्यामलाल निषाद ने कहा कि इस घटना से पूरा समाज बौखलाया हुआ है और लोग लगातार फोन कर पुतला फूंकने की मांग कर रहे हैं। फिर एक निषाद की गलती पर पूरे निषाद समाज को गाली क्यों दी गई? फिलहाल के लिए इस बयानबाजी के बाद अयोध्या में संत समाज और निषाद समाज के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। आज को हम एक चीज चेतावनी दे देना चाहता हूं कि जो हमारे पूरे निषाद वंश को उसने गाली दिया है, उसको सोच समझ के गाली देना चाहिए था। उसके साथ अगर कोई गलती किया था तो गाली उसको देता, मगर हमारे जो पूरे निषाद वंश को गाली दिया है, मैं उससे एक चीज बता देना चाहता हूँ, या तो निषाद बिरादरी से माफी मांगे और नहीं तो हम लोग निषाद बिरादरी मिल करके हम उसको अयोध्या से उजाड़ के फेंकेंगे, ये हमारा वादा है। और ये जो साधु होके गाली बकते हैं, इसमें सारे साधु महात्मा का भी अपमान है। साधु को गाली शब्द तो देना नहीं चाहिए, अगर देना है कुल तो आशीर्वाद देना चाहिए। कानपुर गंगा बैराज के पास नथुपुरवा गांव में गुरुवार को एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने में हड़कंप मच गया है। दरअसल गुरुवार की सुबह 11:50 पर ट्रेनिंग विमान क्रैश हुआ। विमान उड़ा रहे पायलट और ट्रेनी की मौत हो गई। हादसा गंगा बैराज के पास का बताया जा रहा है। जिस वक्त विमान हवा में डगमगाया वो करीब 100 फीट ऊपर था। संतुलन बिगड़ने के बाद विमान पेड़ों से टकराता हुआ नीचे जा गिरा, फिर तेज धमाका हुआ। दुर्घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। गुरुवार करीब 12:15 पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची।
इलाके की घेराबंदी की। पुलिस ने खून से लथपथ पायलट सचिन भाटिया, जो गुजरात के रहने वाले हैं, और ट्रेनी अभिषेक पुजारी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की वजह की जांच अभी की जा रही है। साथ ही घटना से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें दिख रहा है कि ऊंचाई से गिरने के बाद विमान मलबे में तब्दील हो गया। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया, टेकम कंपनी के 4 सीटर विमान ने चकेरी स्थित गर्व एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से 11:30 बजे उड़ान भरी थी। 20 मिनट तक 39 किलोमीटर दूर नथापुरवा गांव में क्रैश हो गया। पायलट के पास 3000 घंटे उड़ान का अनुभव था। डीजीसीए को जानकारी दे दी गई है। अब उनकी टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर थे, ये सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं, और ये अभिषेक पुजारी है, ये कर्नाटक के हैं। ये ट्रेनी थे, और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है, और ये वापस जा रहे थे। और इसकी जो ये ड्वेल इंजन है, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये 4 सीटर था। और जो इंस्ट्रक्टर है, इसके बारे में जानकारी पता करी है कि ये करीब 3000 आवर्स का इनके पास एक एक्सपीरियंस था। अभी डीजीसीए को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी टीम जो है इसकी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। मुख्य तौर से यहाँ पर पुलिस ने इसको पूरा एरिया को अपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शामली में बुधवार की शाम सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां सदर कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने हरियाणवी कलाकार अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी। इसे लेकर बताया जा रहा है कि अंकित बालियान जिम से वर्कआउट कर स्कॉर्पियो से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। गोली लगने से अंकित बालियान की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। साथ ही घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। अंकित बालियान शामली जनपद के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बंती खेड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वो हरियाणवी संगीत और कला के क्षेत्र में सक्रिय थे। एक हरियाणवी गाने से उन्हें पहचान मिली थी और हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत आसपास के तमाम राज्यों में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बताई जाती है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि अंकित बालियान इस बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। साथ ही हत्या की सूचना मिलते ही उनके परिजनों और समर्थकों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों ने कहा कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वारदात का जल्द खुलासा करने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें काम करें। अभी एक हमारे 112 पे कॉल गई थी, इसमें जानकारी हुई कि एक अंकित बालियान जो बंदी खड़ा मूल निवासी है, वो जिम करने आते थे यहाँ पे, और आज जैसे ही जिम से निकले वैसे 3-4 लड़के को गोली मार दी, उनकी मौके पे मौत हो गई। उनको तत्काल हमने मौचरी भिजवा दिए हैं और हमारी स्वाट सर्विलांस, हमारे सचिव कोतवाली, हमारे एसपी साहब लोग लगे हुए इसमें। बहुत जल्दी घटना का मोटिव और मुझे गिरफ्तार करके इसको लोग जेल भिजवाएंगे। कानपुर नगर निगम में टेंडर और फर्मों से जुड़े कथित घोटाले की जांच अब तेज हो चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद बुधवार को मामले की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी नगर निगम पहुंची। एसडीपी डॉक्टर अर्चना सिंह के नेतृत्व में पहुंची टीम ने चीफ इंजीनियर कार्यालय में फर्म रजिस्ट्रेशन, टेंडर प्रक्रिया और भुगतान से संबंधित दस्तावेज खंगाले। टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो भी ली। जांच के समय केला देवी फर्म से जुड़े भुगतान संबंधी रिकॉर्ड में कुछ कमियां मिलने की बात सामने आई है। एसआईटी ने चीफ इंजीनियर एसएफए जैदी, एक्सियन दिवाकर भास्कर, आरके सिंह समेत कई तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की है। टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि फर्मों का पंजीकरण किस प्रक्रिया के तहत हुआ और संबंधित कार्यों के भुगतान में नियमों का पालन हुआ भी है या नहीं हुआ है।
साथ ही नगर निगम से जुड़े मामलों में मंगलवार को 6 एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच और तेज हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर करीब 100 करोड़ रुपए के टेंडर निरस्त किए जाने की कार्रवाई भी सामने आई थी। एसआईटी दस्तावेजों और बयानों का मिलान कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में बाढ़ का खतरा। नेपाल में तबाही के बाद कुशीनगर में बाढ़ का खतरा। गंडक नदी में छोड़ा गया 1,14,000 क्यूसेक पानी। गंडक नेपाल के रसुवा जिले में ग्लेशियर जनित झील फटने से आए सैलाब के बाद नारायणी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए कुशीनगर प्रशासन अलर्ट हो चुकी है। वाल्मीकि बैराज से करीब 2,50,000 से 3 लाख क्यूसेक तक पानी का डिस्चार्ज होने की संभावना जताई गई है। संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने पुलिस अधीक्षक के साथ नारायणी नदी के तटवर्ती एवं संवेदनशील शिवपुर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने नदी के जलस्तर और संभावित प्रभाव वाले क्षेत्रों की जानकारी अधिकारियों से ली। डीएम ने शिवपुर सहित आसपास के गांवों में ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से जारी चेतावनियों का पालन करें और नदी के आसपास जाने से बचें। नेपाल में आई भारी तबाही के बाद कुशीनगर से होकर जाने वाली नारायणी नदी का जलस्तर काफी बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। जिस प्रकार से रात 8 बजे तक लगातार 1.5 लाख से अधिक क्यूसेक पानी इस गंडक नदी बैराज से छोड़ा गया था, ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि अचानक नेपाल से आने वाली नारायणी नदी का जलस्तर वो काफी बढ़ सकता है। ऐसे में कुशीनगर के खड्डा तहसील और तमकुही तहसील की जो स्थिति है वो काफी भयावह, जिसके चलते सभी फाटक खोल दिए गए थे। लेकिन अभी की स्थिति जो है वो सामान्य है, क्योंकि 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो इस बैराज से जो पानी जा रहा है, पानी में किस प्रकार से मलबे कचरा जा रहे हैं। यह साफ उस भयावह मंजर को दिखाता है जो नेपाल में घटी, क्योंकि इसमें जो पानी साफ होना चाहिए उसमें मिट्टी और लकड़ी उकड़ी आ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग भी देख सकते हैं किस प्रकार से लकड़ियां बीनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि निश्चित तौर पर जान को जोखिम में डालकर ये काम जरूर कर रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन भी मना कर रहा है। वहीं दूसरी तरह अगर हम बात करें उस भयावह मंजर की, जिसको लेकर कुशीनगर के तटीय इलाकों के लोग जो कि निचले इलाके में थे वो काफी डरे हुए थे। प्रशासन ने उन्हें समझाया है कि आप लोग निचले इलाके में ना जाएं, ऊंचे इलाके में रहें, ऊंचे स्थानों पर रहें। और इसको लेकर अभी भी अगर गाँव की बात करें तो गाँव में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात है, जल पुलिस और पीएसी तैनात की गई है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज़, कुशीनगर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।